आप कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए नरेंद्र मोदी का 5 साल और ज़रूरी है। विपक्ष में एक अलायंस है, इंडिया अलायंस कहते हैं। उसके एक बड़े नेता राहुल गांधी हैं। वो 3 बातें कहते हैं, अगर मैं आ गया तो जातिगत जनगणना करवाऊंगा। मैं आ गया तो इस देश की संपत्ति जितनी है, जिस जाति और समाज का जितना हक बनता है उतना उसको दिलवाएंगे। और मैं आ गया तो संविधान और लोगों की आज़ादी, इसके पूरे हक व हुकूक मिलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा राज किया है। लगभग 55 साल उनका राज रहा है। वे जो भी बातें कह रहे हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं की पिछले 55 साल के अंदर, सबसे पहले तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, उनको इस बात का भी पता है कि वो ताकत में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और वो अपनी राजनीति के हिसाब से अपना बयान रख रहे हैं। मेरा मानना है कि जो संज्ञा प्रधानमंत्री ने दी है, जो 4 जातियों का वर्णन प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस तुष्टीकरण करना चाहती है जातीय आधार पर। गरीब जाति है, महिला जाति है, नौजवान जाति है, किसान जाति है, इन जातियों की बात करनी चाहिए वनस्पत जाति आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के बजाय। आपने 36 बिरादरी की बात की, और जो लोग हरियाणा के हैं उनको पता चल जाएगा कि आप हरियाणा से हैं, चूँकि बिरादरी वहीं होती है। हरियाणा के बारे में कहा यह जा रहा है, जो चुनाव हैं अभी, कि किसान विरोध कर रहे हैं, उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है बीजेपी। देखिए, किसान भाई हमारे जो हैं वो भी देश के नागरिक हैं, और लोकतंत्र में हर नागरिक को हक है अपनी बात रखने का, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी हक है अपनी बात रखने का, क्योंकि जब तक पक्ष अपनी, लोकतंत्र तो एक पर्व की तरह मनाया जाता है जब चुनाव आता है हमारे देश के अंदर, और हम जो पक्ष में होते हैं वो अपनी बात रखते हैं कि वो क्या करेंगे लोगों के लिए, उन्होंने क्या किया है पिछले 5 साल में या 10 साल में। जो विपक्ष होता है वो अपना एजेंडा लेके जाता है मैनिफेस्टो के द्वारा कि वे ताकत में आएंगे तो वो क्या करेंगे। जनता जनार्दन है, वो उसके हिसाब से अपना फैसला करती है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को, जो कैंडिडेट भी है, अपनी बात रखने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जैसे हर किसान को मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का, वैसे कैंडिडेट को भी अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है। ना इनको वंचित करना चाहिए, ना उनको वंचित करना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। जब मेरे राज्यसभा का चुनाव हुआ, मैंने जब अपना नामांकन भरा तो उसके अगले दिन ही लगभग 28 एमएलएस को एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में छत्तीसगढ़ ले जाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और एज अ कैंडिडेट मेरे वोटर्स तो एमएलएस हैं, तो मेरा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी भी है, दायित्व भी है, और मेरा हक भी बनता है कि मैं अपने वोटर्स तक पहुंच के उनको अपनी बात कहूं कि मैं उनके लिए क्या करूंगा, मैं अपने राज्य के लिए क्या करूंगा, अपने देश के लिए क्या करूंगा, मेरा क्या एजेंडा है, मैं सांसद बनूंगा तो क्या करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, क्योंकि वो सारे के सारे 9-10 दिनों के लिए रायपुर में थे, जबकि चुनाव हरियाणा का था। हालांकि वहाँ पे निकाय के चुनाव हो रहे थे, तब भी वे वहाँ नहीं थे, तो मैं अपनी बात नहीं रख पाया उन तक। लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से, आपके जैसे माध्यमों से अपनी बात रखने की कोशिश की। शायद इसीलिए किसी का मन बदला और उन्होंने मुझे वोट देने का काम किया। तो देखिए, चुनाव में तो हर कैंडिडेट का हक है कि वो अपनी बात रखे और अपनी बात जो वो करना चाहता है लोगों के लिए, उन तक पहुँचाने का काम करे। जो लोग आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनके लिए एक सवाल बहुत लंबे समय से अपना उत्तर ढूंढ रहा है। आपको जो टिकट मिला, तो ये अचानक कॉल आ गई या नहीं, फिर मैं आपको करेक्ट है, मुझे कोई टिकट नहीं मिला। मैं टिकट नहीं, मतलब जो मैं इंडिपेंडेंट मैं खुद को ठीक सांसद करता हूँ, हूँ। तो मैंने अपना नामांकन भरा हाँ, ये जो इंडिपेंडेंट सांसद के तौर पे। लड़ने का जो आपने लेकिन सोचा। हाँ, ये जो फैसला हुआ लड़ने का, वो ज़रूर इसलिए था कि देखिए, मैं राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी राजनीति में हैं और मेरा परिवार राजनीति में था। तो लेकिन मेरा फैसला राजनीतिक परिवार में होने की वजह से नहीं था। मेरा फैसला था कि जब मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए, मुझे लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ करना है, तो मुझे व्यवस्था के अंदर आना पड़ेगा। इससे पहले भी हम व्यवस्था के बाहर रहकर भी मीडिया के माध्यम से भी लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते थे, और अभी भी करते हैं। लेकिन आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ऐसा मेरे को एहसास भी हुआ, विश्वास भी हुआ कि अगर आप खुद वो काम नहीं करेंगे तो दूसरों को आप वो काम करने के लिए कैसे कह सकते हैं या उम्मीद रख सकते हैं। आपका राज्यसभा पहुंचना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, आपने उसको पार किया, आप सांसद बन गए। और मैंने बहुत रिसर्च किया, देखा कि 100 से ज़्यादा सवाल आपने किए हैं। आप सवाल बहुत पूछते हैं।
देखिए, सवाल पूछने तो भेजा है संसद में, तो हमारा दायित्व है सवाल पूछना। देखिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, जनता आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसलिए चुनती है कि आप उनकी पैरोकारी करें, उनके हित की बात करें, उन जो विषय उनके सरोकार के हैं उनको उठाने का काम करें और सरकार से सवाल करें। अगर मैं सरकार का समर्थन करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। हर सांसद का ही ये दायित्व है कि हम सवाल करें, यही तो हमारी पृष्ठभूमि है, इसीलिए तो हम संसद में हैं। आपके सवाल जो हैं मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आपका रिसर्च कर रहा था मुझे लगा कि ये सवाल जो हैं ये बड़े बुनियादी और ज़रूरी हैं कि एयरलाइंस में जो लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनके साथ व्यवहार कैसा होता है, ख़राब होता है। जो अस्पताल में मरीज़ है उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, अगर खुदा न खास्ते मर गया तो उसकी डेड बॉडी को पैसे के लिए कब्जे में रख लिया जाता है। इस तरह के सवाल कैसे तैयार करते हैं? देखिए, जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम लोगों की भावनाएं समझते हैं। लोग समझते हैं कि किस तरीके से लोगों को किन कठिनाइयों का, कई बार किन दुर्गम परिस्थितियों में उनको झेलना पड़ता है। और एक कहावत है अंग्रेज़ी की कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि सच जो है वो कल्पना से भी ज़्यादा चकित करता है। ये बात सच है। मैं एक दिन प्लेन में बैठा था और मैंने इस बात का मुझे आभास हुआ कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना तो उनके पास जानकारी होती है कि उनके राइट्स क्या हैं, ना उनके पास जानकारी होती है कि उनको क्या करना है। उसमें क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और ये बात सही है कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ की सवारी कर रहे हैं। उसमें हिंदी भाषी प्रदेशों से भी लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं से भी आते हैं प्रदेशों से, जो शायद पहली बार सफ़र कर रहे हैं। उनको अपने राइट्स नहीं पता, उनको तौर तरीके नहीं पता, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको भी गलत समझ लिया जाता है। हमें पता है कि एयर क्रू का क्या राइट है, हमें पता है एयरलाइंस का क्या राइट है, पर हमें ये नहीं पता कि एक नागरिक जो एक पैसेंजर है उसका क्या राइट है। उसका भी तो कोई हक बनता है। क्या उसको पानी मांगने का हक है कि नहीं है प्लेन के अंदर? क्या क्या चीज़ है उसके लिए जो गलत है? तो उनको सही जानकारी देना, उनको बताना, उनके प्रति संवेदनशील होना, ये भी एयरलाइंस का काम है। तो ये एक विषय था। एक दूसरा विषय था जो डेड बॉडीज़ का। ये मैंने खुद देखा जब मैं मीडिया का संचालन करता था, और अन्य माध्यमों से मुझे पता लगा कि ऐसा एक नेक्सस है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रोक लिया जाता है। उनको या तो मृत नहीं डिक्लेयर किया जाता, या फिर उनकी डेड बॉडी को तब तक रिलीज़ नहीं किया जाता जब तक उनका पूरा का पूरा बिल सेटल ना हो। आप खुद सोचिए, एक परिवार जिनका कोई एक परिजन खो गया, भगवान को प्यारा हो गया, उन पर क्या बीत रही होगी उस वक़्त, ऊपर से पैसे का संकट। तो इस ऐसी परिस्थिति में हमारे को अमानव, मतलब इनह्यूमन बिहेवियर, व्यवहार नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। हमारे को संवेदनशील होना चाहिए लोगों के प्रति। और ऐसा पाया कि खासकर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये कुरीति थी कि वो जब तक पूरा पैसा ना मिले वो डेड बॉडी को रिलीज़ नहीं करते हैं। तो मैंने ये बात लोगों के हिसाब से, लोगों के बिहाफ पर पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। तो पता लगा कि ऐसा प्रावधान है कि भाई आपको समय देना पड़ेगा, व्यक्ति को आपको कम से कम 10 से 15 दिन टाइम का रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा पैसे देने के लिए। आप डेड बॉडी को नहीं रोक सकते, बल्कि मेरा तो मानना है कि डेड बॉडी को रोकना भी हैबियस कॉर्पस है, इलीगल कन्फाइनमेंट है। तो ये आवाज़ ही तो उठाने के लिए हम संसद में बैठे हैं लोगों की। एक बार बार चर्चा में मुद्दा आता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी सरकार ने एक काम किया, जो गुलामी की निशानियाँ थी वो हमने मिटा दी। जब मिटाने की कोशिश में बहुत कुछ हमने बदला है। हमने आईपीसी बदल दिया, हमने सीआरपीसी बदल दिया, बहुत सारे कानून हटा दिए, हमने राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया, पुराना संसद भवन था उसको हटा करके नया संसद भवन कर दिया। लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं, दरअसल आप इतिहास मिटा रहे हैं। देखिए, ये तो समय बताएगा कि इतिहास मिटा रहे हैं या इतिहास बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि एक पुरानी अंग्रेजी की सेइंग है, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है। तो ये जो गुलामी की मानसिकता है, इसको तोड़ने का काम बहुत पहले होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। नोटरी एक्ट क्या है? नोटरी एक्ट ये था, वह इस बात की तस्दीक करता है कोई सरकारी अफसर कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं। यानी कि एक सिटीज़न के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आपका सरकार को कहना कि मैं वही व्यक्ति हूं जो मैं कह रहा हूं, वो सरकार आप पे भरोसा नहीं करती है।
जब तक एक गेस्टेड ऑफिसर उसको नोटराइज नहीं करेगा, इस बात की तस्दीक नहीं करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हैं, सरकार आपको मान्यता नहीं देगी। नागरिक का अपमान है। यानी कि आपकी सरकार अपने ही नागरिक पे भरोसा नहीं करती। ये गुलामी की मानसिकता इसलिए तोड़नी जरूरी थी क्योंकि हम लोग एक इनर्शिया में, एक इस साए में बड़े हैं, पैदा हुए हैं, आगे चले हैं कि हम कहीं ना कहीं जो वाइट सुप्रेमेसी है, जो गोरी चमड़ी है, वो कहीं ना कहीं हमसे सुपीरियर है, हमसे बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी पूरी व्यवस्था एक तरीके से इस डायरेक्शन में बनाई गई, हमारा इतिहास इस तरह से लिखा गया है, कई चीज़ों का वर्णन इस तरह से किया गया है कि हम लोग हर एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देखते हैं और वो नज़रिया सही नहीं है। उस नज़रिए को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे दूसरे और पहले नंबर पे आने के लिए, चाहे उसमें जितना भी समय लग जाए, तो हमारे को भी समझना पड़ेगा कि हम दुनिया के किसी भी जाति या किसी भी वर्ग से कम नहीं हैं। एक सवाल मेरा आखिरी है। आप एक बहुत बड़े न्यूज़ नेटवर्क के फाउंडर हैं और आप एक माहिर धुरंधर सांसद हैं। ये न्यूज़ इंडस्ट्री अच्छी है या राजनीति अच्छी है? देखिए, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों का अपना अपना आपको क्या काम पसंद है, दोनों का लोगों से सरोकार रहता है। किसी का सीधे तौर पे है राजनीति का और मीडिया का इनडायरेक्टली रहता है। लेकिन मैं इसमें पक्षपात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी काम करें अच्छे से करें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति हो, या चाहे वो समाज सेवा हो या जननीति हो, जो भी हो, आप अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से करेंगे तो शायद आप वो जो करने के लिए निकले हैं वो आप पा पाएंगे, कर पाएंगे। कार्तिक, जब रैपिड फायर, आपके लिए राजनीति क्या? सेवा। सेवा क्या? धर्म। धर्म क्या है? सनातन। और सनातन? वासुदेव कुटुंबकम। आपके लिए सत्ता क्या? बदलाव का मौका। बदलाव क्या? देश को विकसित बनाना। और विकास की परिभाषा क्या? पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचना। मोदी का मतलब? प्रधान सेवक। सेवा क्या है? धर्म। धर्म क्या है? गरीब का उत्थान। उत्थान से क्या होगा? सबल भारत। भारत सबल बनके क्या करेगा? विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु भारत क्या करेगा? मानवता का कल्याण। वासुदेव कुटुंबकम। सच क्या है? जिसमें मिलावट नहीं। मिलावट कहाँ नहीं है? ईमान में। ईमान मतलब? ईश्वर। ईश्वर का अर्थ? सनातन। सनातन क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। बहुत जानदार, शानदार, धारदार बातचीत की है आपने और बहुत कुछ कहा है आपने और हर सवाल का आपने खुल के जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत।